हेलो एवरीवन। तो आज मैं यूट्यूब में क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास मेरा चल रहा था। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का डे 4 है। डे 4 का क्लास मैं पढ़ाऊँगा और सबका स्वागत है मेरे क्लास में। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसका एक्सप्रेशन हमको मिला था कि ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 1/4πε0 Q/r²। ओके, तो ये हमारा था एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। और मैंने डाइपोल भी पढ़ाया था, व्हाट इज़ अ डाइपोल। तो डाइपोल बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और दोनों इक्वल अमाउंट है, ठीक है। तो वो अगर एक स्मॉल सेपरेशन में रहता है तो उसको हम एक डाइपोल कहते हैं। आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक डाइपोल के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है कोई भी एक पॉइंट में, ठीक है। तो अब इसके दो प्रकार हैं, यानी कि 2 टाइप्स है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं दिखा रहा हूँ, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, और एक्सियल पॉइंट भी इसको कहते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक्सियल पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे देखो डायग्राम में ये एक डाइपोल है, देखो -q और +q, और सेपरेटेड बाय कितना डिस्टेंस है? a और a, मतलब 2a। तो ये जो डाइपोल है, अब ये है उसका एक्सिस, मतलब दो डाइपोल, इसके चार्ज को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्सिस। और इसी एक्सिस में मान लो कहीं पे कोई एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे इस एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर दो तो ये P पॉइंट मिल जाता है। तो इस P पॉइंट पे हमको निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जनरेट होगा ड्यू टू द डाइपोल। तो पहले हमने क्या देखा था कि एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। आज हम देखेंगे कि एक डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस, वन इज़ -q एंड वन इज़ +q। तो हम क्या करेंगे कि -q के लिए पहले देखेंगे कि कितना P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और फिर देखेंगे कि +q के लिए भी कितना जनरेट हो रहा है, और फिर उन दोनों को हम वेक्टरियली ऐड कर देंगे। क्यों वेक्टरियली? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो थोड़ा डायग्राम को समझो पहले। तो ये जो है डाइपोल है, और डाइपोल के बिल्कुल बीच में है, मतलब मिडिल पॉइंट। यहाँ से P जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस है r, देख सकते हो, स्मॉल r। और इस पॉइंट पे हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि मान लो कि ये जो A पॉइंट है, यहाँ पे जो -q चार्ज है, इसके लिए ये P पॉइंट पे कितना फील्ड होगा वो देखेंगे। तो वो उसका अमाउंट है मान लो EA। सो EA इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q। ओके, तो इस -q के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी तो होगा ज़रूर। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? इसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, जैसे कि P पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि +1 चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और देखना है कि ये जो चार्ज है वो किधर को जाएगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ पे मान लो +1 चार्ज। ऐसे इमेजिन कर लो कि P पॉइंट पे +1 चार्ज है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये प्लस वाला चार्ज किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा, है ना, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। यानी कि लेफ्ट साइड में ये PB की तरफ EA का डायरेक्शन होगा। सिमिलरली अगर हम देखें कि ये जो +q चार्ज है, इसके लिए P पॉइंट पे फील्ड, उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो ये है प्लस, और यहाँ पे भी मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ऐसे इमेजिन करो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट पे रखा हुआ है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो यहाँ का जो चार्ज होगा P पॉइंट का, वो इधर दाहिने तरफ इधर जाएगा, ये x डायरेक्शन की तरफ जाएगा, तो इधर को हो जाएगा उसका डायरेक्शन। तो ये ऐसे डायरेक्शन पता चलता है। तो देखो, अब दो इक्वल नहीं, लेकिन दो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, E और EB। तो इन दोनों को हम वेक्टरियली ऐड कर देंगे, तभी हमको मिल पाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द डाइपोल। तो वही मैंने जो बताया वही लिखा है, और ये भी मैंने बताया कि EA और EB जो है वो क्या है। अब हम देखेंगे इसका वैल्यू। तो देखो EA का वैल्यू क्या है? देखो मॉड्यूलस ऑफ EA, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो EA जो है, मतलब कि ये जो -q के लिए P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। तो r² मतलब डिस्टेंस, तो यहाँ a से ये p तक कितना डिस्टेंस है, ध्यान से देखो a से p तक कितना डिस्टेंस है। देखो a से b तक है 2a, ये पूरा है 2a, a + a 2a, और यहाँ से यहाँ तक सॉरी एक मिनट, a से o तक है a, है ना, a से o तक है a और o से p तक है r। तो फिर टोटल हो गया हमारा a + r, या फिर कह सकते हो r + a। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया r + a। इसीलिए EA का जो वैल्यू है वो देखो क्या है, लिख दिया है 1/4πε0 Q/r+a²। क्योंकि अब जो डिस्टेंस है यहाँ पे a पॉइंट है -q, तो यहाँ से p का डिस्टेंस हो गया r + a, इसलिए Q/r² जो फॉर्मूला है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उस हिसाब से बन गया 1/4πε0 Q/r+a²। और इसका डायरेक्शन लिख दिया है अलोंग PA। तो देख लो अलोंग PA ही है, P से A की तरफ, है ना, ऐसे लेफ्ट साइड में जा रहा है क्योंकि ये का डायरेक्शन इधर ही है। सिमिलरली BE जो है उसका वैल्यू क्या होगा देखते हैं। तो EB जो है, तो B से P का डिस्टेंस क्या है, तो देखो O से P का डिस्टेंस है R और O से B का डिस्टेंस है A। तो फिर ये इतना वाला कितना बचा, R - a, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा R - a, तो इसलिए R - a हो गया। और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग PX, तो अलोंग PX हो गया, P से X की तरफ राइट साइड में इसका हो गया। अब देखो क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा कि EB बड़ा होगा, व्हिच वन विल बी ग्रेटर। तो बेसिकली देखो जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है वो जिसका बड़ा होता है वो क्वांटिटी छोटा होता है। देखो यहाँ पे R + a बड़ा है, ठीक है, मतलब R + a का होल स्क्वायर ज़रूर बड़ा होगा R - a की तुलना में। तो इसीलिए EA जो है वो छोटा होगा और EB जो है वो बड़ा होगा। तो रिजल्टेंट अगर हमको निकालना है नेट फील्ड, तो क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला है उससे छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो इसलिए देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E ये हो गया EB - EA, ठीक है। EB से ये को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए माइनस। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़ा वाला से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, तो ये जो है EB - EA, तो इसका वैल्यू जो है वो पुट कर दो Q/this - this। अब यहाँ से दोनों से 1/4πε0 कॉमन चला जाएगा, Q भी कॉमन चला जाएगा और यहाँ पे LCM हो जाएगा। देखो R - a इंटू R + a, ये हो जाता है R² - a²। तो इसका होल स्क्वायर ये LCM हो गया और फिर ये कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। और ये जो ऊपर में है R + a का होल स्क्वायर - R - a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है 4RA। एक 4AB का फॉर्मूला ना, 4AB = a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 4RA यहाँ तक आया। अब क्या है, देखो पिछले दिन मैंने बताया था कि डाइपोल को रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज ए क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स ए डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था P से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है Q × 2A, मतलब एक चार्ज और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस उसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये Q × 2A ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम इसको यहाँ पुट कर देंगे कि 2QA, इसको अगर हम P पुट कर देंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा = 1/4πε0 2PR/this, ये आ जाएगा। तो ये जो है एक्सप्रेशन, और इसको अगर वेक्टरियली लिखेंगे तो E के ऊपर वेक्टर दे देंगे, P के ऊपर वेक्टर दे देंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये याद रखना है, ठीक है, ये ज़रूर याद रखें, ये एक एक्सप्रेशन है। अब क्या है, छोटा सा हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। कैसा अप्रोक्सीमेशन कि देखो व्हेन डाइपोल इज़ ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, इन जनरल क्या होता है, डाइपोल स्मॉल ही होता है, ठीक है, स्मॉल ही होता है डाइपोल, मतलब उसका जो लेंथ है, जैसे 2A, यहाँ पे डाइपोल का लेंथ हमने लिया है 2A, तो बेसिकली ये जो 2A लेंथ है ये अगर बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द R, मतलब एक छोटा सा डाइपोल, उससे बहुत दूर अगर एक पॉइंट है तो क्या होगा, R जो है वो बहुत बड़ा होगा और जो A होगा बहुत छोटा होगा, जो 2A होगा बहुत छोटा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर हम लेते हैं, मतलब A² और R², तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हाँ, A² कैन बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू R², मतलब A² को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि ए बहुत छोटा है और आर बहुत बड़ा है, तो अगर ए स्क्वायर हम ले लें तो वो और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं आर स्क्वायर की तुलना में। यानी आर तो बहुत बड़ा है और ए बहुत छोटा है, तो ए को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ए को छोड़ दो, सिर्फ आर को पकड़ो, आर को लेके कैलकुलेशन करो। तो अगर ये होता है, मतलब डाइपोल बहुत छोटा अगर होता है, ठीक है, और डिस्टेंस अगर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। तो क्या होगा इससे, देखो यहाँ पे फिर ये ए स्क्वायर को 0 बैठा दो, ए स्क्वायर में 0 बैठा देंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब आर टू द पावर 4, ऊपर एक आर है, एक कट जाएगा तो नीचे आर क्यूब रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो रहेगा इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। ये एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे ये आता है, तो ये ज़रूर याद रखो। तो ये हमारा एक केस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का ड्यू टू ए डाइपोल, ये हो गया एक्सियल पॉइंट पे। लेकिन एक और यहाँ पे है, वो हम देखेंगे अब, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन क्या है, देखो यहाँ डायग्राम में देखो कि ये है एक डाइपोल, माइनस क्यू है प्लस क्यू है डाइपोल, और इसके देखो बिल्कुल ये बीच वाला पॉइंट, मिडिल पॉइंट हो, इससे एकदम ऊपर की तरफ अगर हम खींचते हैं एक नॉर्मल, तो ये हो जाता है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये है मान लो डाइपोल, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है, और यहाँ से एक सीधा एकदम ऐसे खींच देंगे तो ये हो गया इसका इक्वेटोरियल लाइन। अब इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हम देखेंगे इस वाले प्रॉब्लम में। तो पहले हम डायग्राम को अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो देखो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं तब एक बार माइनस क्यू की वजह से कितना फील्ड होता है वो देखते हैं, फिर प्लस क्यू की वजह से कितना फील्ड होता है वो देखते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही करेंगे। तो देखो यहाँ पे माइनस क्यू जो चार्ज है और ये पी पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो ये जो ए पॉइंट है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए। अब ये का डायरेक्शन कहाँ होगा, किस तरफ होगा, तो ये पी पॉइंट पे हम मान लेंगे कि एक +1 चार्ज है, ठीक है। तो अगर ये +1 चार्ज होता है और ये माइनस है तो ये +1 क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इधर को, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आएगा, अट्रैक्ट होगा, तो इसलिए इसका डायरेक्शन इधर होगा ई ए। अब इधर चले आओ बी पॉइंट पे चले आओ, तो ये है प्लस क्यू, तो इसके वजह से यहाँ पे कितना फील्ड होगा, मान लो ई बी फील्ड है। अब डायरेक्शन कहाँ होगा, यहाँ पे मान लो +1 चार्ज है पी पॉइंट पे, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो रिपल्सन होगा, यानी कि ये इधर को जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, तो ये हो गया ई बी का डायरेक्शन, ठीक है। तो दो हमको फील्ड मिला है, ये माइनस क्यू की वजह से ई ए और यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से ई बी। अब ये जो दोनों फील्ड मिला इसको हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे। तो देखो एक्सियल पॉइंट पे जो हमारा था वो बिल्कुल इक्वल और अपोजिट था, तो हमने बिल्कुल एक माइनस करके आसानी से कर दिया। लेकिन यहाँ पे इक्वल अपोजिट नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस हैं। तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं, याद रखो मैंने क्लास 11 में पढ़ाया था वेक्टर में कि पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या हम पढ़ाते हैं कि दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही ऐड करेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो। एक दूसरा एक आसान सा तरीका, मतलब समझने के लिए आसान है, वो हम कर सकते हैं। देखो क्या है कि वेक्टर का रिजोल्यूशन मैंने पढ़ाया था, मतलब एक वेक्टर को हम तोड़ सकते हैं दोनों नॉर्मल कंपोनेंट्स में। एक मान लो ए एक वेक्टर है, तो एक तरफ होता है आर कॉस थीटा, एक तरफ होता है आर साइन थीटा, ये मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे वैसा ही करेंगे, देखो ध्यान से। तो मान लो ई ए जो वेक्टर है इसको हम तोड़ेंगे दो हिस्सों में। तो ये जो एंगल है ये मान लो थीटा एंगल है, ऐसे मार्क कर दिया है मैंने, तो ये मान लो थीटा है। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों है ऑल्टरनेट एंगल। ऐसे जेड की तरह जब होता है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये अगर थीटा होता है तो ये भी थीटा है, और ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये हो जाता है तुम्हारा क्या कहते हैं, सिमिलर एंगल हो जाता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये सिमिलर एंगल हो जाता है, इसलिए ये भी थीटा होगा ऑल्टरनेट एंगल और ये भी थीटा होगा इसका सिमिलर एंगल। अब हम क्या करेंगे, देखो ई ये जो है वेक्टर इसको हम तोड़ते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे। ये जो एक्स डैश डायरेक्शन एक दिखा रहा है इधर और ये इधर, मतलब कि हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल, इन दोनों में हम कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे। पहले ई ए को तोड़ेंगे दोनों हिस्सों में, फिर ई बी को भी तोड़ेंगे दोनों हिस्सों में। तो ई ए को अगर तोड़ते हैं तो देखो जिधर एंगल होता है उधर होता है कॉस थीटा कंपोनेंट, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड में इधर इसका आएगा ई ए कॉस थीटा कंपोनेंट इधर को आएगा, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन
मैं बता रहा हूँ। तो इधर होगा ये कॉस थीटा और इसके बिल्कुल नॉर्मल यानी ये नीचे की तरफ हो जाएगा ये साइन थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हो गए। अब ई बी को भी अगर हम तोड़ेंगे तो इसका भी इधर को थीटा है तो इधर हो जाएगा ई बी कॉस थीटा और इसके नॉर्मल ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा ई बी साइन थीटा। अब हम ई ए और ई बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हम देखेंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे विचार करेंगे कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ये होगा कि जो साइन कंपोनेंट्स है ये ऊपर ई बी कॉस ई बी साइन थीटा और नीचे ई ए साइन थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ई ए और ई बी का वैल्यू इक्वल है। कैसे इक्वल है? देखो, ई ए का जो वैल्यू है यानी कि ये ए पॉइंट में जो चार्ज है उसके लिए यहाँ पे कितना फील्ड है, तो वो जो 1/4πε0 Q/r² वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए से पी तक कितना डिस्टेंस है? देखो, ये एक ट्रायंगल है और इसका ये है 90 डिग्री, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है और पिथागोरस फार्मूला से हमको पता है कि ये हाइपोटेनस है, तो ये ए है और ये वाला पोर्शन आर है, क्योंकि मिडिल पॉइंट से ये पी तक हमने डिस्टेंस लिया है आर। तो पिथागोरस के अनुसार क्या होगा, ये जो लाइन होगा ए पी इसका हो जाएगा √r ऑफ r² + a², ठीक है, तो ये डिस्टेंस वो हो जाए। तो सिमिलरली यहाँ बी पी ये वाला जो आर्म होगा ये भी उतना ही हो जाएगा √r ऑफ a² + r²। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया कि 1/4πε Q/AP², क्योंकि AP ये है डिस्टेंस। अब AP का वैल्यू है √r ऑफ r² + a², तो AP का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रूट हट गया क्योंकि यहाँ AP का स्क्वायर है, तो ये वाला हो गया। सिमिलरली EB जो है यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम ही है तो वैल्यू भी सेम ही आएगा, इसलिए यहाँ पे देखो सेम वैल्यू आया है 1/4πε0 Q/this, तो सेम आया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ जो कंपोनेंट होगा ई बी साइन थीटा और इधर जो होगा ई ए कॉस थीटा, तो देखो ई बी साइन थीटा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ई ए साइन थीटा नीचे की तरफ जा रहा है। अब ई ए और ई बी का वैल्यू इक्वल है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी वो दोनों गए। अब जो क्या क्या बचा, सिर्फ कॉस कॉम्पोनेंट बचा। इधर को लेफ्ट साइड में बचा है एक ई ए कॉस थीटा और इधर को एक बचा है ई बी कॉस थीटा, तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे और वो जो मिलेगा हमको वो हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेशन लिखा हुआ है, तो ये वाला कैलकुलेशन मत पढ़ो अभी, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो कि बी साइन थीटा एंड ई ए साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर, सो ई ए इक्वल टू मतलब ई इक्वल टू होगा, क्या हो जाएगा, मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। मैंने बताया था कि ये जो लेफ्ट साइड में एक बार ई ए कॉस थीटा आया और एक बार ई बी कॉस थीटा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हम अब ई ए इक्वल टू ई बी, तो हमने इसको लिख दिया 2EA कॉस थीटा। वाई? बिकॉज ई ए इक्वल टू ई बी, तो ये हो जाएगा 2EA कॉस थीटा। अब ई ए का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे Q/r² + a², यहाँ पे ई ए का वैल्यू देखो निकाला हुआ, ये ई ए का वैल्यू यहाँ पे बिठा दो। और कॉस थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, देखो ये ट्रायंगल मान लो PAO, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना आता है, वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस है यहाँ पे a और हाइपोटेनस है √r ऑफ r² + a², तो कॉस थीटा हो जाएगा a डिवाइडेड बाय √r ऑफ r² + a², तो वही मैंने लिखा है, देखो a डिवाइडेड बाय दिस, तो ये फिर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 मिस हो गया, यहाँ पे 2 लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे एक 2 होगा, ये जो 2 है ना 2EA कॉस थीटा, 2 मैंने लिखना मिस कर दिया। तो यहाँ पे 2QA ऊपर में देखो, ऊपर जो चीज़ है 2QA ये हो जाता है हमारा डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2QA, ये है डाइपोल मोमेंट P, तो इसलिए इसकी जगह पे हमने P लिख दिया। और नीचे जो है ये दोनों को ये यहाँ पे ⁻1 और यहाँ पे ½ तो मिलके हो जाएगा 3/2। तो ये वाला एक्सप्रेशन देखो आ गया यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है। तो ये प्रोसेस फॉलो मत करो, यहाँ पे जो लिखा है इसको फॉलो करो, ये समझने में आसानी है, इसको फॉलो करो। तो ये आ गया, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, और इसका डायरेक्शन है अलोंग Px'। तो देख लो डायरेक्शन, ये है Px', तो इधर लेफ्ट साइड में इसका डायरेक्शन है। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ये वाला याद रखो। उसके बाद सिमिलर अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे यहाँ पे कि अगर a बहुत छोटा होता है, मतलब डाइपोल का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा,
तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये चला गया, फिर आर स्क्वायर रह गया सिर्फ, तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कट जाएगा, हो जाएगा 3, तो आर क्यूब हो गया, तो 1/4πε0 p/r³ ये आ गया। तो देखो एक्सियल पॉइंट में क्या एक्सप्रेशन था, देखो एक्सियल पॉइंट में एक्सप्रेशन था 2p/r³ इक्वल टू 2p/r³ था, और इक्वेटोरियल में कितना आया p/r³। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक्सियल पॉइंट पे हम निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है 2p/r³, और इक्वेटोरियल प्लेन में हम निकालते हैं तो वहाँ पे होता है p/r³। ये याद रखो, माइंड में ये रखो। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये तुम लोग घर में कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, चार्जेस क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कि 2a का वैल्यू कितना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिस्टेंस पे निकालना है कि 4 मीटर की दूरी पे, यानी कि r इक्वल टू हो गया 4 मीटर, ठीक है। तो फिर बस एक एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, एक इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। तो बस यहाँ पे ये आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल फार्मूला में बैठा देंगे और हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, आसान है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका यूनिट ज़रूर ध्यान रखना, इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो दोनों यूनिट यूज़ होता है, एक है न्यूटन पर कूलम और एक है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो ये यूनिट ज़रूर लिखना, अगर क्वेश्चन में आता है एग्ज़ाम में तो यूनिट ज़रूर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यूनिट को ज़रूर लिखना। तो ठीक है, तो आज का क्लास यही तक था कि डाइपोल मोमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो हमने यहाँ पे 2 केसेस देखे, एक एक्सियल पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। इसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, ठीक है, वो भी देख लेना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं थोड़ा। और ये जो लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मैं अपना टेलीग्राम जो चैनल है उसमें शेयर करूँगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। तो यहाँ से तुम अपना ये जो पीडीएफ है इसका मैंने बनाया है, इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यूट्यूब के वीडियो पे, तो वहाँ पे मैंने लिंक दे दूँगा, मैं टेलीग्राम में ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बस। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहो और रिवाइज करते रहें सब, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।